नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। 13 मई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य को 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास की सौगात देने आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को आंकड़ों के आधार पर खुली बहस की चुनौती दी है, तो कांग्रेस इसे सियासी स्टंट बता रही है। किसके दावों में है दम और कौन पड़ रहा है भारी, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। पीएम आवास पर सियासत का नया अध्याय, वादा पूरा या सियासी दिखावा। 18 लाख आवास का दावा, कितना सच कितना सियासत। सवाल वही, जनहित या जनभावना की राजनीति। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रधानमंत्री आवास योजना कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार तेवर कुछ अलग है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि भाजपा ने जो 18 लाख आवास देने का वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है, और अब वो कांग्रेस को खुले मंच पर बहस की चुनौती दे रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल हो या कोई और कांग्रेस नेता सामने बैठ जाएं, या जो जगह कहेंगे वहीं पहुंच जाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि कैसे 18 लाख पीएम आवास के वादे को हमने जमीन पर उतारा। आज इस बात की संतुष्टि भी मन में है कि जिन विषयों के आंदोलन को लेकर के जनता के साथ भाजपा ने लड़ाई लड़ी, आज उस काम को पूरा करने का अवसर मिल रहा है। और कांग्रेस के भूपेश बघेल जी या कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे सामने बैठ जाएं, बताएं, मैं आ जाऊंगा भाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को इतना उन्होंने धोखा दिया है कि उसकी सीमा नहीं। और अभी सरकार क्या कर रही है, मैं सामने आकर बैठ जाऊंगा। लेकिन विजय शर्मा की इस चुनौती पर कांग्रेस भी चुप नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम आवास पर भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि आचार संहिता से पहले कांग्रेस सरकार ने 10 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए थे। दीपक बैज का सवाल है कि अगर बीजेपी 18 लाख आवास की बात कर रही है तो क्या उसमें ये 10 लाख शामिल हैं? विजय शर्मा जी अगर बोल रहे हैं, पहला चीज तो ये बता दी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 18.5 लाख आवास देने का वादा किया। 18.5 लाख आवास पूरा मिला क्या? पहला चीज, 18.5 लाख आवास में जो हमारी सरकार में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास एक महीने आचार संहिता 1 महीने पहले जो स्वीकृति हुई और राशि रिलीज कर दिया, क्या 18 लाख प्लस 10 लाख आवास अलग है क्या? या फिर 18 लाख में 10 लाख आवास को माइनस करके वो पूरे 18 लाख या 18.5 लाख की बात कर रहे हैं? पहले स्पष्ट कर दें। पहला छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर केंद्र बिंदु बन गई है। जहां एक ओर केंद्र की सौगात की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर चुनौती और पलटवार की सियासत तेज हो चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की चुनौती को स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो चुनौती किसे मंजूर, यही आज का बड़ा सवाल है और उस पर हमारी चर्चा शुरू होगी हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़े। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपके इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश दुबे जी, सरकार तो लगातार कह रही है कि हमारे ही कार्यकाल में सारे आवासों को हम हितग्राहियों को देने आ रहे हैं, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे 13 मई को, तब 3 लाख और आवास स्वीकृत होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से चैलेंज एक तरह से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया है, तो क्या कांग्रेस उनकी इस चुनौती को स्वीकार करती है खुली बहस की सार्वजनिक मंच पर? अमित जी नमस्कार। नमस्कार। नागेंद्र जी नमस्कार। प्रवीण भाई नमस्कार। अमित जी जी, ज्यादा बोलने की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से विजय शर्मा जी की स्थिति सरकार में है, जी। जब सरकार गृह विभाग का समीक्षा बैठक करती है, उसमें विजय शर्मा जी को आहूत नहीं किया जाता। विजय शर्मा जी प्रभारी मंत्री राजनांदगांव के हैं, डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है।
कलेक्ट्रेट की मीटिंग में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को सस्पेंड करने की बात करते हैं, वो लगभग 1.5 माह तक सस्पेंड तो क्या नोटिस भी जारी नहीं होती। और जिस प्रकार से नक्सली मामले में विजय शर्मा जी और विष्णुदेव साय जी के बीच जो अंतर विरोध सामने आया है, उसके बाद लगता है कि विजय शर्मा जी अधिक बोलने के लिए ये तैयार हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही प्रतीक्षित योजना रही है। वर्ष 2015 में 25 जून को योजना प्रारंभ हुई जी। आर्थिक सामाजिक गणना के अनुसार में छत्तीसगढ़ में 18,75,580 हितग्राही उसमें चिन्हांकित हुए जिन्हें इसका लाभ मिलना था जी। वर्ष 2016 से लेकर के 26 तक 11,76,146 आवास की स्वीकृति हुई जी। और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 8,63,567 मकान पूर्ण हुए। और जिस प्रकार से भाजपा 18 लाख आवास की बात करती है, तो इनको बताना चाहिए कि कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने आवास पूर्ण हुए, कितने स्वीकृत हुए जी। जिस प्रकार से 2022 में 7,81,999 आवास को केंद्र सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करके वापस लिया। हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने पत्र क्रमांक 5026/18/8/2022 को मांग किया कि जो मकान आपने वापस लिए हैं उसको वापस दे दीजिए। उसके बाद भी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। उसके बाद पुनः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 30/7/2023 को पत्र लिख करके जो आवास वापस किए गए थे उन आवासों को छत्तीसगढ़ सरकार को देने की मांग की। लेकिन भाजपा की सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लगातार अन्याय करती रही, क्योंकि भूपेश बघेल की जनहितैषी सरकार छत्तीसगढ़ में थी। ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने फिर से अपने राजधर्म का पालन करते हुए एक छत्तीसगढ़ में आर्थिक सामाजिक जनगणना कराई, जिसके अनुसार में 10,76,545 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र पाए गए। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में प्रथम चरण में 47,090 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई, राशि प्रदान कर दी गई। प्रवीण साहू जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस तो अब आंकड़े लगातार पेश करी कि देखिए हमारे कार्यकाल में इतने आवासों की स्वीकृति मिली थी, और अब भाजपा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है इसका। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय नागेंद्र जी, बड़े भैया रुपेश जी, आदरणीय अमित जी और जनता को नमस्कार प्रणाम। और विशेष रूप से आज के महत्वपूर्ण पर्व पर मैं सेना के सभी जितने भी जवान हैं उनको नमन करता हूं कि आपके चलते आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। रही बात देखिए प्रधानमंत्री आवास के विषय पर, तो देखिए मैं तिथिवार इनके जितने भी आंकड़े हैं वो प्रस्तुत कर दूंगा और इनकी पोल खोल दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, देखिए मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास में 2 जगह से पैसा आता है। एक तरफ केंद्र सरकार राशि देती है, दूसरा राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार जो राशि देती है उसको हम राज्यांश कहते हैं। और देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से 60-40 रेशियो के चलते ही ये घर बनता है। और देखिए जब कांग्रेस की कार्यकाल कांग्रेस की सरकार थी, तब मैं अगर आंकड़े गिना रहा हूं, विद डेट कोट कर रहा हूं, देखिए भारत सरकार ने लगातार बार चिट्ठी लगी। मैं केवल पिछले 3 चिट्ठियों का उल्लेख करूंगा और चौथा चिट्ठी को जो उल्लेख करूंगा निश्चित रूप से इन पर करारा तमाचा स्वयं इन्होंने जो मारा है वो बताऊंगा। सबसे पहला चिट्ठी लिखा था ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 6 जुलाई 2021 को। उसके बाद लिखा जाता है 15 सितंबर 2021 को चिट्ठी लिखा जाता है। बार भूपेश सरकार को चिट्ठी लिखा ये कहा जाता है कि राज्य सरकार अपना राज्यांश दीजिए। उसके बाद फिर 1 साल का अवसर दिया जाता है 22 अगस्त 2022 को, कि पुनः स्मरण किया जाता है कि राज्य सरकार अपना राज्यांश दे, जिससे प्रधानमंत्री आवास का ये जो जितनी भी राशि है उसकी पूर्ति होगी और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास बनेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार की लगातार मंशा यही थी कि इस योजना के आगे प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है, इसलिए निश्चित रूप से ये नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास का जो योजना का क्रियान्वयन हो। और देखिए जो मैंने कहा था ना कि चौथे पत्र का उल्लेख करूंगा, चौथा पत्र का डेट कोट कर रहा हूं। आदरणीय रुपेश दुबे जी, आपको भी बता दूंगा और मैं आपको दिखा भी दूंगा।
चौथे पत्र का डेट है 16 जुलाई 2022 को, जिसमें तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं अपने सरकार के खिलाफ लिखा था कि सरकार के नाकामी के चलते 8 लाख मकान नहीं बने और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इस प्रदेश में नहीं हुआ। यह मैं प्रमाणिक डेटा के साथ लेकर आ रहा हूं ताकि आप कहें। और यह पत्र क्रमांक जो है 4505, डेट है 16 जुलाई 2022 को। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, जो तत्कालीन हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े मंत्री और बहुत बड़े सम्मानित नेता है कांग्रेस पार्टी के, स्वयं उन्होंने कोट किया है। तो निश्चित रूप से तो स्वयं सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण इस प्रदेश में हो। और महत्वपूर्ण आंकड़ा आदरणीय अमित जी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए 2020-21 में केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था 6,48,000 मकान को आप बना लीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने क्या कहा कि हम केवल और केवल 1,57,000 मकान बनाएंगे, बाकी को अस्वीकृत कर दिया। और 21-22 जो महत्वपूर्ण सत्र है उसमें इस राज्य सरकार ने 7,81,000 मकान को वापस किया, जिसके पीड़ा के चलते आदरणीय टीएस सिंहदेव ने स्वयं स्वीकारा कि सरकार नाकाम रही है बार बार प्रयास करने के बाद भी, और इस पीड़ा के चलते स्वयं अपने विभागीय अगर कहें तो पद से त्याग पत्र दिया। तो निश्चित रूप से जनता जानती है। और आज अगर हम कहें सुशासन त्योहार चल रहा है तो जनता यह दिख रही कि बार बार महत्वपूर्ण विषय किसी की मांग आ रही है तो प्रधानमंत्री आवास की, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई काम कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं किया, यह कहा जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा। लेकिन नागेंद्र वर्मा जी, किसके दावों में कितना सच है आप बतौर पत्रकार बता पाएंगे, क्योंकि आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लगातार जो राज्यांश है और केंद्रांश है उसको लेकर के विवाद होता था कि राशि नहीं आई है, लेकिन फिर सरकार ने एक और योजना निकाली कि हम अपनी तरफ से जो हितग्राही हैं उनके मकानों का निर्माण कराने का काम पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़ा फंस रहा है 18 लाख का, इसे क्या माना जाए? क्या वाकई जैसा कांग्रेस कह रही कि इसमें हमारे आंकड़े शामिल है, ये सच्चाई, या फिर बीजेपी का दावा सही है? देखिए, ये तो एक प्रगति हुई है, रचना का ही विषय है जी। इन दावों की सत्यता जब तक के सीधे वो आंकड़े दोनों ही पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे तथ्यों के साथ, तब तक के इस पर कुछ भी कहना बेमानी है जी। सच तो ये है कि ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें गरीब जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घर में जो रहते हैं उनके सर पे मजबूत छत, और शहरी क्षेत्रों में जो बिना घर के लोग हैं उनको एक सुरक्षा देना, उनको एक पक्का मकान देना, ये उनके हित की बात थी। लेकिन सवाल ये उठा कि इन मुद्दों में भी राजनीति हुई, और हम लोगों ने देखा भी विधानसभा में, तब तो बीजेपी जो प्रतिपक्ष में थी और उनके पास उतना संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके मुद्दे उठते थे क्योंकि जनहित का मुद्दा था और बहुत सारे लोगों का मामला चूंकि अटका हुआ था और जवाबदेही तो बनती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें तमाम तरीके के रोड़े अटकाए जाते थे और नाना प्रकार के बहाने। इस दौर में कोविड को भी काफ़ी सामने लाया गया कि इसके कारण बहुत सारी योजनाओं में विलम्ब हुआ, पर ये जो मुद्दा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और इस पे भी तमाम, मुझे लगता है कि जो लुका छिपी का खेल चला, बजट का खेल चला, उसमें राज्यांश और केंद्र के पैसे की बात में जो मतभेद और उसमें तमाम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, जिसने कहीं ना कहीं गरीबों के हित पे कुठाराघात किया और बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग इस पीड़ा का शिकार रहे। और संभवतः इसी का फायदा उठा के बीजेपी ने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने प्रभावित लोगों के बीच जाके ये बात कही कि अब हम जब सत्ता में आएंगे तो वो सारे जो पेंडिंग मामले वो सुलझाएंगे, और ये आंकड़ा जो उन्होंने कहा था कि 18.5 लाख लोगों को हम आवास देंगे, तो इस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं और लगातार मुझे लग रहा है कि उसके परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये नया जो मुद्दा है कि हमने वो स्वीकृत कर दिया था, तो सवाल ये उठता है कि वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उस समय क्यों नहीं किए गए थे जब समय था, उस समय क्यों अटकाया जा रहा था इसको, ये भी जनता को जानने का पूरा अधिकार है। जी। रुपेश दुबे जी, क्या तथ्य जो आंकड़े हैं फैक्ट्स के साथ कांग्रेस रखेगी सरकार के सामने? जी। जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ओछी राजनीति की,
मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यदि जी। भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है, प्रवीण साहू जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जी। ये कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में कितने आवास बने, कुल आवास हितग्राहियों की संख्या कितनी थी, कितने आवास बने, और इन्होंने जो 8,46,931 परिवार के आवास की स्वीकृति दिलाई, जी। तो क्या इनके पास 18 लाख आवास जो कांग्रेस सरकार ने यदि नहीं किया, जी। तो इनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि डबल इंजन की सरकार बोलने के बाद एक बार में ये 18 लाख आवास के जो पात्र हितग्राही जी। थे, जो वंचित हितग्राही थे, उनको आवास देने में इनके हाथ पैर फूल रहे थे, कांप रहे थे। क्या मजबूरी थी प्रवीण साहू जी, जवाब केंद्र दीजिए। सरकार के जी। पास इनके छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को राशि मिले ऐसे साहस नहीं थी। और रही बात टीएस सिंहदेव जी की, जी। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बार अच्छा। बार टीएस सिंहदेव जी के पत्र का हवाला जी। देते हैं। जी। प्रवीण साहू जी बता दें, 7,81,999 आवास जी। आप लोगों ने क्यों वापस लिया? और क्यों वापस रही किया? बात प्रवीण जी, जवाब प्रधानमंत्री दीजिए। आवास योजना के नाम जी। की, तो आप लोग यदि केंद्र शासन से यदि राशि स्वीकृत करते हैं, आवास स्वीकृत करते जी। हैं, तो बड़े सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ केंद्र की राशि जो केंद्रांश है उसके जी। साथ आपको राशि स्वीकृत करना चाहिए। उसके बाद यदि राज्य सरकार उसमें राशि नहीं देती है, जी। तो राज्य सरकार दोषी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जी। जीएसटी क्षतिपूर्ति हो, कोल रॉयल्टी के मामले हो, तमाम राशियों को रोक करके जवाब दीजिए प्रवीण जी, क्या छत्तीसगढ़ भेदभाव ये किया लोग गया किसानों भूपेश के सरकार के साथ साथ? प्रवीण साहू जी, जवाब ये दीजिए। बिल्कुल जी। मैं बहुत अच्छा जी। प्रश्न है जी। और मैं तथ्यों के साथ जवाब दे रहा हूं। इनका महत्वपूर्ण प्रश्न था कि 7,81,999 आवास को केंद्र सरकार ने वापस क्यों लिया। जी। वो गलती आपकी थी और वित्त में डेट कोट कर रहा हूं पत्र क्रमांक के साथ, दिनांक 22 अगस्त 2022 को जी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र लिखा, जिसका पत्र क्रमांक हम कहें तो 12016 है ना 2016 था। जी। यह पत्र लिखा गया था यहाँ के अधिकारी प्रसन्ना जी को, और निश्चित रूप से इसमें बार बार कहा गया था कि टोटल आपका वित्त, अगर अमाउंट कोट कर रहा हूं, 6,167 करोड़ रुपए राज्यांश का जो बकाया था आज तक का, अगर 22 तक की हम बात जी। करें, ये सरकार ने नहीं दिया। बार बार निश्चित रूप से इस विषय में, अरे सच सुनने का साहस रखे ना। अरे वही तो बोल रहा हूं जी। आप सुन लीजिए रुपेश जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सच बोलूंगा आपको कड़वा लगेगा मुझे मालूम है, लेकिन सच सुनने का साहस रखिए। वे वही बता रहा था, मैंने बता दिया ना आपको, ये डेट है, कोर्ट का सुन कर लीजिए। जब आपकी तथ्यों को मैं पोल खोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको रोना आ रहा है, इसलिए आप बीच में बोल रहे हैं, रोना आ रहा है आपको। मैंने बता दिया ना, डेट कोट कर दिया, 22 अगस्त 2022 को पत्र में लिखा गया था कि आपने राज्यांश नहीं दिया, और राज्यांश इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास बने। और उसी के बाद क्षुब्ध होकर कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव जी को बुरा लगा और उन्होंने त्याग पत्र दिया। और रही बात देखिए जो आप कर रहे हैं ना, देखिए सुन लीजिए, सच सुनने का साहस रखिए। इसी विषय में आपको जानकारी नहीं होगी, आपके दर्शकों को बता देता हूं। देखिए इसी विषय में अज्ञानता की पराकाष्ठा आप पे कांग्रेस पार्टी ने साहस नहीं कि चुनौती स्वीकार करे। गृह मंत्री ने साहस दिया ना, चुनौती दिया है, स्वीकार कर लो। अरे चुनौती दिया है, स्वीकार कर लो, हिम्मत है तो। और देखिए केवल ऐसी चुनौती नहीं, आदरणीय अमित जी बताना चाहता हूं कि 7 मार्च 2025 को आदरणीय गृह मंत्री जो पंचायत मंत्री भी है, उन्होंने विधानसभा के पटल पर उत्तर रखा है। और देखिए जो बार बार प्रश्न घुमाकर पूछते हैं 10 लाख आवास अलग से है क्या, वो 10 नहीं, वो 11 लाख आवास है जो अलग है, और इसके अतिरिक्त 18 लाख प्रधानमंत्री आवास तो अलग से बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास की जो योजना जो आपने अपने बंद कर दिया था, वो निश्चित रूप से हमने क्रियान्वित किया है। और लगभग टोटल आज की बात करो तो 1.5 साल में 12,500 करोड़ रुपए हमने इसके लिए प्रावधान किया है। आपने तो केवल जनता को लूटा था। यदि आपने आवास बनाया होता तो आज जनता की मांग केवल प्रधानमंत्री आवास के लिए क्यों होती? क्योंकि आपने केवल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की और आज आपने सच सुनने का साहस नहीं है। अरे चुनौती दे रहा हूं, बताइए, आइए बैठते हैं, बताइए, बैठकर डिबेट करिए, आइए। रुपेश दुबे जी, विजय शर्मा जी ने तो चुनौती दी है ना कांग्रेस को, तो क्या स्वीकार करेगी कांग्रेस? देखिए जिस प्रकार से उत्तर दीजिए, आया नहीं उत्तर दीजिए, घुमाइए मत बात को। प्रदेश अज्ञानता वाली पार्टी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अरे हाँ या ना में उत्तर दीजिए, केवल छोटा सा प्रश्न है, चुनौती स्वीकार करिए, बताइए कब चाहिए उत्तर आपको। अरे हाँ या ना में उत्तर दीजिए, अरे हाँ या ना में उत्तर दीजिए, साहस तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए, कांग्रेस, अरे साहस तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जनता समझ गई, केवल बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन तथ्यों को स्वीकार करने की आपको साहस नहीं है। अरे बोलिए ना, चुनौती स्वीकार करते हैं, बोलिए।
पा रहा बोलिए है। साहब से आपसे, उसकी बोलिए। चैलेंज को कांग्रेस, अरे गृह मंत्री बोल रहे हैं, पंचायत जी, मंत्री बोल रहे हैं ना ठीक है। कि चुनौती दे रहा हूं, नागेंद्र स्वीकार कर वर्मा जी। लीजिए। अरे गृह बोलिए, हाँ मंत्री- बोलिए। ठीक है, जिस गृह वरिष्ठ मंत्री को पत्रकार अपने नक्सली नागेंद्र क्षेत्र वर्मा की जी को उत्तर जानकारी अरे दें। बताइए ना, मुख्यमंत्री जी उनकी चुनौती बातों स्वीकार को करते कि नहीं मुख्यमंत्री करते? की ठीक है। साहब तो बोल दीजिए। वैसे मंत्री साहस है ही के नहीं, संजीदगीपूर्ण केवल बातों पे गुब्बारे की बोलने तरफ पर खुले हुए नहीं हैं, है। जानकारी के अभाव के ठीक है, चलते नागेंद्र जनता को वर्मा जी, भरमा रहे आपसे हैं। आपका रुक करना जानकारी चाहूंगा। अभाव जी, नहीं, अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, जानकारी की चुनौती स्वीकार करिए, आऊंगा, चुनौती स्वीकार कर लीजिए, चुनौती स्वीकार कर लीजिए। क्या वाकई में माना जाए नागेंद्र वर्मा जी की भ्रष्टाचार बहुत हुआ पिछली सरकार के कार्यकाल में भी, और अभी भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो सकता है कि सभी आवास जिनकी बात की जाती है धरातल पर वो सही से कैसे क्रियान्वित हो? क्या कड़े कदम सरकार को इस ओर उठाने चाहिए इसके लिए? देखिए, पिछली बार अगर हम ध्यान दें तो चाहे राज्य सरकार का मसला हो चाहे नगरीय निकाय का, जी, इसमें योजनाओं की राशि को जो इधर उधर बदलने का जो मामला था वो भी जी। काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था, और इसके चलते बहुत सारी चीज़ें प्रभावित है। इसे स्वीकारना पड़ेगा और इसकी जांच होनी चाहिए हर स्तर पे। जी। और आज जो हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि उन लोगों को जिनको नहीं मिला है मकान, उनके हितों की चिंता सर्वोपरि होनी चाहिए। वो इस विषय पे नूरा कुश्ती बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहेंगे, और उनको तो चाहिए कि उनको एक पुख्ता योजना का सही लाभ मिले ताकि वो आगे का जीवन उनका बेहतर हो। और तथ्यों में अगर खेलें, गणित करें और उसके तमाम जी। जोड़ घटाना में जाएं तो इसमें जनता का तो हित कहीं नज़र नहीं आता। और चीज़ें अगर आपके पास है, तथ्य हैं, तो बिल्कुल इस पे तो सार्वजनिक रूप से जब पंचायत मंत्री कह रहे हैं कि इस पे आ जाइए, बात करते हैं, तो स्वीकार लेना चाहिए। और उनको बिल्कुल इस चुनौती का सामना करके कांग्रेस को अपने आप को, और चूंकि ये एक मुझे लगता है कि मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो इनको पूरा अधिकार है जनता के हित के लिए अपनी बात को कहने का, ताकि जनता समझ सके कि कांग्रेस कितना सही ढंग से उनके लिए काम कर रही थी। इसको बताने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में हितग्राहियों की स्थिति आप क्या देखते हैं नागेंद्र वर्मा जी? क्या वाकई लाभ मिला या फिर अभी भी काफी दूर आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अब काम हो रहा है जी, वो अगर पटरी पे बिल्कुल चलता रहे तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद तो बनी है। उस समय तो तमाम चीज़ें थी, और मैं नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ बहाना था। उस समय कोविड का समय था, तो बहुत सारी चीज़ें बदली भी, और बहुत सारी फाइलें भी जो थी वो इधर की उधर होती रहीं, धीमी चलती रहीं। इसका खामियाजा लोगों ने भुगता है। लेकिन अब हर रोज एक विलंब जो होता है ना, लोगों की उम्मीद, उनकी आशाओं को आप लंबा नहीं उनको भ्रमित कर सकते। सिर्फ सब आश्वासन से। आशियाना जो है वो सपनों का होता है, और हर व्यक्ति के ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि वो अपने घर में चैन सुकून से रह सके, बिल्कुल सो सके। और उसके साथ अगर आपने मुझे लगता है कि इस तरीके की बात करी, और अपने समय में आप तमाम बातें करते रहे, चाहे आप सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में, तो ये मुझे लगता है उन व्यक्तियों के साथ एक तरीके से आप अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि सरकार का दावा तो है कि किसी का भी अहित नहीं होगा और पूरी तरह से प्रतिबद्ध सरकार आवाज देने के लिए, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल है। लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कितना असर इन तमाम दावों का होता है और हितग्राहियों को कब तक उनके हक का जो मकान है वो मिल पाता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। तो मुद्दा आज का में हमने आज बात की कि चुनौती क्या स्वीकार करेगी कांग्रेस, मंजूर है या नहीं। फिलहाल स्पष्ट जवाब तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन धरातल पर देखना होगा कि सरकार कितने स्पष्ट तरीके से इस प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना है उसे लागू कर पाती है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।